नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पाश्चात्य काव्यशास्त्र चल रहा है। भारतीय काव्यशास्त्र आपका हो चुका है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, इलियट कराए जा चुके हैं। अब जो बचा हुआ है वह क्रोचे का बचा हुआ था, होरेस का बचा हुआ था, होरेस का जो सिद्धांत है, और रिचर्ड्स का जो सिद्धांत है। तो यह आपका बचा हुआ था, जिसमें से आज क्रोचे हो जा रहा है। कल होरेस और रिचर्ड्स की बात कर लेंगे। तो इस तरीके से पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं जैसे वैचारिक पृष्ठभूमि है, मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, आधुनिकतावाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है। उस पर 3 दिन का समय लगेगा लगभग, यानी 5 दिन में आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आलोचनात्मक शब्दावलियाँ भी कराई जा चुकी हैं। फिर 5 दिन बाद आप देखेंगे कि आप लोगों की कविता की इकाई प्रारंभ हो जाएगी। जो आपके पाठ्यक्रम में कविताएं लगी हैं वो प्रारंभ किया जाएगा। कविता की इकाई 5 दिन बाद शुरू होगी, जिसके लिए हर यूनिट से नया बैच शुरू होता है, आप सभी लोग जानते भी हैं। तो अगर आपके कोई मित्र या कोई भी अगर जुड़ना चाहता है, पेड बैच लेना चाहता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस नंबर पर वो संपर्क कर लें, जिसमें फ़ीस और सारी जानकारी दे दी जाएगी उनको। नंबर लिखना चाहें तो लिख लें और इस लेक्चर को अंत तक देखें, चीज़ों को समझते चलें, और इसी पर आधारित रात में लाइव कक्षा कराई जाती है। तो सबसे पहले आज देखते हैं यहाँ पर क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक आत्मवादी दार्शनिक क्रोचे इटली के निवासी थे। अब पहली ही लाइन से देखें कि यहाँ से परीक्षा में एक बार प्रश्न बन चुका है कि इटली कहाँ के निवासी थे, क्रोचे कहाँ के निवासी थे। तो इटली के थे, या जन्म काल के अनुसार आप देखेंगे तो पाश्चात्य आलोचकों में जन्म काल के अनुसार भी पूछा गया है। अभी यूजीसी नेट की अगर बात करें तो नेट में क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की जो विशेषताएं हैं, अभिव्यंजनावाद की विशेषताएं, उन विशेषताओं पर आधारित प्रश्न भी पूछा गया है कि कला एक आंतरिक प्रक्रिया है, कला अखंड होती है, या अभिव्यंजना और अंतः प्रज्ञा आपस में संबंधित होते हैं, यानी इनमें अभेद होता है, भेद नहीं होता, अभेद है। तो इस तरीके से ये सारे कथन पूछे जाते हैं, और ये पहले भी पढ़ाया गया था। बस पहले और अब के पीडीएफ में अंतर सिर्फ इतना है कि पहले हैंड रिटन था, अब उसी को टाइपिंग में कन्वर्ट किया गया है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक आत्मवादी दार्शनिक क्रोचे इटली के निवासी थे। इनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। इनका जो अभिव्यंजनावाद है, क्रोचे का जो विचार है, जो ये इनका जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य, यह विचार हीगल से प्रभावित है। ये कहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठें। हीगल से प्रभावित है क्रोचे का विचार, प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल से प्रभावित है, हीगल से प्रभावित है, हीगल से प्रभावित है, ये ध्यान रखना। पूर्णतः उनका अनुकरण नहीं किया है क्रोचे ने, केवल प्रभावित है, केवल प्रभावित है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पूर्णतः अनुकरण नहीं किया। अगर यह आ जाए कि क्रोचे ने हीगल के विचारों का अनुकरण किया है, पूर्णतः अनुकरण किया है, तो गलत होगा, क्योंकि कुछ जगह उनका अनुकरण किया है, उनके अनुयायी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके कठोर आलोचक भी हैं। कुछ साहित्य सिद्धांत वस्तुवादी अर्थात बाह्य जगत के प्रतिमानों पर बल देते हैं। वस्तुवाद क्या है ये भी मैंने आपको समझाया है, रूपवाद क्या है ये भी मैंने समझाया है, आत्मवादी क्या होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को समझाया है। तो कुछ साहित्य सिद्धांत जो हैं वो वस्तुवादी हैं, यानी वस्तु जगत को ही सत्य का आधार मानते हैं, बाह्य जगत के प्रतिमानों पर बल देते हैं। उनके अनुसार काव्य का विषय भी बाह्य जगत से चुना जाना चाहिए, और काव्य को परखने की कसौटियाँ भी वस्तु परक होनी चाहिए।
इसके विपरीत आत्मपरकता पर जोर देने वाले सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांतकार कलाकार की चेतना को केंद्र में रखते हैं। यानी जो आत्मवादी होते हैं यह जगत में चेतना को सर्वप्रमुख तत्व मानते हैं, कला को मूलतः आत्माभिव्यक्ति मानते हैं। वह वस्तुवादी नियमों और कसौटियों को कला की स्वतंत्रता के लिए बाधक मानते हैं। स्वच्छंदतावाद, कलावाद आदि सिद्धांत इसी श्रेणी में आते हैं। क्रोचे द्वारा जो प्रतिपादित अभिव्यंजना सिद्धांत है, अभिव्यंजना सिद्धांत को आत्मपरक काव्य सिद्धांत की चरम सीमा पर रखा जा सकता है। यानी जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है यह आत्मवादी सिद्धांत है और क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक हैं। क्रोचे काव्य और कला के सृजन में बाह्य जगत की भूमिका को लगभग नकार ही देते हैं, यहाँ तक कि वह कलाकृति की बाह्य अभिव्यक्ति भी आवश्यक नहीं मानते हैं। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में अगर आप देखें, जब आत्मवादी की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि केवल क्रोचे ही आत्मवादी हैं और पहली बार क्रोचे ने ही आत्मवाद को स्वीकार किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में देखें तो प्लेटो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वह एक आत्मवादी प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे अरस्तु, वह वस्तुवादी प्रतिमानों के पक्षधर थे। यानी प्लेटो का मानना था कि जगत में चेतना ही सर्वप्रमुख तत्व है, जबकि उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य अरस्तु जो थे वह कहते थे कि वस्तु जगत ही सत्य है, वस्तु जगत ही सत्य का आधार है। तो अरस्तु के बाद पहली सदी ईसा पूर्व में होरेस ने भी इसी वस्तुवादी दृष्टि का प्रतिपादन किया और आगे चलकर नव्य शास्त्रवाद में भी इस मत का समर्थन किया। और इसी का विरोध होरेस ने, जो इस अरस्तु के बाद पहली सदी में होरेस ने जो वस्तुवादी सिद्धांत अपनाया, वस्तुवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसी के कठोर आलोचक थे क्रोचे, क्योंकि क्रोचे आत्मवादी थे। सर्वप्रथम कांट ने मन तथा बाह्य जगत के तादात्म्य और समन्वय का प्रतिपादन करते हुए दृश्य जगत की अपेक्षा की। हीगेल ने कांट की मान्यता स्वीकार की। इन्होंने आत्मा की 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, ज्ञानात्मक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक, जबकि क्रोचे ने केवल मानसिक प्रक्रिया को ही महत्व दिया। और इसी आधार पर जो हीगेल के अनुयायी थे क्रोचे, वह इसी आधार पर अनुकरण किया है, यह इसी से प्रभावित है क्रोचे का दार्शनिक मत। 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ और उसी के प्रभाव से साहित्य और कला में आत्मवाद और व्यक्तिवाद की प्रधानता होने लगी। आत्मवादी दृष्टि का प्रमुख परिपाक हम 18वीं सदी में मुख्यतः जर्मनी के दार्शनिक कांट, हीगेल, शिलर आदि में देखते हैं, जिन्होंने मानव चेतना को ही सौंदर्यानुभूति का मूल तत्व माना है। क्रोचे के अनुसार मानव जीवन की सारी क्रियाएं मूलतः चेतना के स्तर पर ही होती हैं। कला का सर्जन भी चेतना के स्तर पर ही आरंभ होकर समाप्त होता है और इस प्रक्रिया को ही इन्होंने अभिव्यंजना नाम दिया है। क्रोचे का साहित्यिक परिचय अगर देखें तो 1902 में ला क्रिटिका नामक इन्होंने पत्रिका निकाली। इन्होंने 1900 ईस्वी में एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक नामक लेख भी लिखा। 1902 में इनका ये जो लेख था वो एस्थेटिक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आप देखेंगे परीक्षा में यह भी एक बार तथ्य पूछा जा चुका है पुस्तकों के मिलान में कि कौन सी पुस्तक किसकी है, तो एस्थेटिक क्रोचे की ये पूछा जा चुका है। इनके अभिव्यंजना सिद्धांत का प्रतिपादन पहले इसी एस्थेटिक में हुआ है। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र संबंधी चिंतन पर 1912 में इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका लेख लिखा और इस पर बहुत सारे भाषण भी इन्होंने दिया है।
1920 में न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक शीर्षक से इन्होंने सौंदर्य शास्त्रीय निबंधों का संग्रह प्रकाशित हुआ। क्रोचे ने चेतना की क्रियाओं को दो स्तरों पर विभाजित किया, सैद्धांतिक या ज्ञानपरक, व्यवहारिक या स्वेच्छाचालित। दो स्तरों पर इन्होंने विभाजित किया है, सैद्धांतिक या ज्ञानपरक, सैद्धांतिक या ज्ञानपरक। यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सैद्धांतिक या ज्ञानपरक। दूसरा है व्यवहारिक या स्वेच्छाचालित। सैद्धांतिक या ज्ञानपरक में भी दो भाग हैं और व्यवहारिक या स्वेच्छाचालित में भी दो भाग हैं। सैद्धांतिक या ज्ञानपरक में जो दो भाग हैं वो है सहजानुभूति या अभिव्यंजना, फिर है तार्किक क्रिया या अवधारणा। व्यवहारिक या स्वेच्छाचालित में जो दो भाग हैं वो है आर्थिक क्रिया या सामान्य स्वेच्छाचालित, और दूसरा है नैतिक क्रिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में, जो कि अभी तक नहीं बना है, कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में चेतना की क्रियाओं का सही क्रम क्या होगा, या चेतना की क्रिया की पहली अवस्था कौन सी है, या चेतना की क्रिया की दूसरी अवस्था कौन सी है। तो ध्यान रखना, चेतना की इन्होंने क्रम से ही दिया है। पहला होगा सहजानुभूति, दूसरा होगा अवधारणाकरण या तार्किक क्रिया, तीसरा हो जाएगा आपका आर्थिक क्रिया या सामान्य स्वेच्छाचालित क्रिया, और चौथा हो जाएगा नैतिक क्रिया। तो यह क्रम से ही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ आप ध्यान दें, सहजानुभूति या अभिव्यंजना क्या है, संक्षेप में थोड़ा जान लेते हैं पहले। देखिए, यह चेतना की सबसे पहली और महत्वपूर्ण क्रिया है, सहजानुभूति, क्योंकि मानव जीवन के सभी प्राथमिक अनुभव इसी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में मानव का जो भी सहज अनुभव है वो चेतना के माध्यम से ही आता है, और इस स्तर पर इसमें न तर्क का समावेश होता है न बुद्धि का। इसमें तर्क या बुद्धि का समावेश नहीं होता है, तर्क या बुद्धि का समावेश इसमें नहीं होता है पहली अवस्था में। जैसे उदाहरण के रूप में क्रोचे कहते हैं कि किसी चित्र या रंग या रेखा या गीत का कोई स्वर है, अगर आपके मन में अनायास ही अनुभूति जगाते हैं, एक अनुभूति जगाते हैं, तो इस स्तर पर हम उन स्वरों का विश्लेषण नहीं करते हैं। जैसे आप जा रहे होते हैं, कोई संगीत बज रहा है, आपके कानों में ध्वनि पड़ रही है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान उधर है ही नहीं है, आप तो कहीं और व्यस्त हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लिया कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, खिड़की खुली हुई है, खिड़की से ठंडी हवा आकर आपकी त्वचा को छू रही है, खिड़की से बाहर के पेड़ पौधे भी, हरियाली की छाप भी आपकी आंखों पर पड़ रही है, या कोई संगीत की धुन आपके कानों में जा रही है। तो ये सब सहजानुभूति में पहली अवस्था है, सहजानुभूति। ये सहजानुभूति है, पहली अवस्था है चेतना की। तो जब आपके ऊपर पड़ रही है, ये संवेदन है, ये तमाम संवेदन जिन्हें आपकी इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, लेकिन आप ना इनके बारे में सोच रहे हैं, ना अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है। तो ये पहली अवस्था है। फिर दूसरी अवस्था में तार्किक क्रिया या अवधारणा तब आता है जब आपके ऊपर आपको ठंडी हवा लग रही है और आपसे कोई कह रहा, वाह देखिए कितनी ठंडी हवा आ रही है, देखिए कितना अच्छा मनोरम दृश्य है। तो जब आपका ध्यान कोई आकर्षित करता है और कहता है देखिए, फिर आप में वो तर्क करने की क्षमता आ जाती है, फिर आप उस पर तर्क करते हैं, आपका ध्यान उधर हो जाता है। तो ये होती है दूसरी अवस्था। और फिर उसके बाद में जो तीसरी अवस्था होती है, वो होती है सामान्य स्वेच्छा चालित क्रिया। यानी चेतना की क्रियाओं में यह स्तर जो आता है वो किसके बाद आता है, सहजानुभूति और तार्किक के बाद आता है। तो ये क्रियाएं व्यवहारिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं।
जो जीवन के मूलतः व्यवहारिक या उपयोगिता प्रधान पक्ष से जुड़ी होती हैं। अब उसकी उपयोगिता के बारे में, उसकी सक्रियता के बारे में जब आप विचार करते हैं तो कहा जाता है आर्थिक क्रिया या सामान्य स्वेच्छा चालित क्रिया। और फिर उस पर जब आप बहुत पूरी तरीके से विचार करते हैं, जीवन व्यवहार से उठकर विवेक, आदर्श, नैतिकता के भाव सक्रिय होते हैं, तो वो हो जाती है नैतिक क्रिया, जो कि अंतिम क्रिया है। तो कला के लिए न तर्क की जरूरत होती है, न आर्थिक क्रियाकलाप की जरूरत होती है, न नैतिक प्रतिमान की जरूरत होती है। तो ये चारों चीजें हैं। अब मूल आते हैं अभिव्यंजनावाद पर कि क्या है अभिव्यंजनावाद। तो यहां पर देखते हैं कि क्रोचे का यह सिद्धांत साझानुभूति पर आधारित है। यह साझानुभूति संवेदनों के माध्यम से होती है। हीगल ने कला को पक्ष, धर्म को विपक्ष, दर्शन को दोनों का समन्वित पक्ष माना है। दर्शन को दोनों का समन्वित पक्ष माना है, जबकि क्रोचे ने हीगल की मूल पद्धति का तो समर्थन किया है, लेकिन कला को त्रुटिपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि धर्म को कला का विपक्षी या विरोधी मानना अनुचित है। उनका मानना है कि कला कला के लिए होती है। वह कविता को मानव जाति की मातृभाषा मानते हैं और उनकी सहजता पर बल देते हैं। कला को वह अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति मानते हैं। कला को अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति मानते हैं। सहजानुभूति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए क्रोचे ने नेति के मार्ग को अपनाते हुए उसे बौद्धिक ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना आदि से भिन्न बताया है। सहजानुभूति अनुभूति की प्रारंभिक अवस्था है, जबकि अभिव्यंजना उसकी अंतिम दशा है। लेकिन यहाँ पर लेकिन है, जो सहजानुभूति है वो अनुभूति की प्रारंभिक अवस्था और अभिव्यंजना अंतिम अवस्था है, लेकिन सहजानुभूति और अभिव्यंजना में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन उन्होंने इस अंतर को नहीं बताया, उन्होंने इसे अभिन्न माना। क्रोचे ने दोनों को सर्वथा अभिन्न घोषित करके अपनी बात को अविश्वसनीय रूप में दे डाला और कहा कि एक ही वस्तु के दो रूपों को भी अभिन्न नहीं कह सकते। वो कहते हैं कि दूध और दही, वो कहते हैं दूध और दही एक ही वस्तु के दो रूप है, फिर भी दही को दूध कहना भ्रमोत्पादक ही सिद्ध होगा। लेकिन वो कहते हैं दोनों अभिन्न हैं, दोनों अभिन्न नहीं हैं। सहजानुभूति और अभिव्यंजना एक ही चेतना के दो अवस्था है, सहजानुभूति और अभिव्यंजना। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे दूध और दही एक ही वस्तु के दो रूप है, तो दोनों को अलग नहीं कह सकते हैं। सहजानुभूति और कला की अगर बात करें तो प्रत्येक सहजानुभूति अभिव्यंजना और प्रत्येक अभिव्यंजना कला है, यह क्रोचे का मानना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों में अभेद है। उन्होंने कहा, अरस्तु ने कहा कि कला प्रकृति की अनुकृत है। आप देखेंगे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लेकिन क्रोचे इस मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि अगर प्रकृति की अनुकृति से यह समझा जाए कि कला प्राकृतिक वस्तुओं की यांत्रिक प्रकृतियां लगभग पूर्ण प्रतिलिपियां उपस्थित करती हैं और उनके समक्ष उसी प्रकार का भाव उद्वेलन होता है जैसा कि प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा होता है, तो यह निसंदेह गलत है। कहते हैं प्रकृति के स्वरूप का जो बिंब हमारे मस्तिष्क में सहजानुभूति के रूप में उदित होता है, वही कला है। खैर, क्रोचे आगे यह भी कहते हैं, क्रोचे कला के अंगों का जो वर्गीकरण है, कला के अंगों का वर्गीकरण भिन्नता का विरोध करते हैं। कहते हैं रुचि कलाकार की प्रतिभा का ही दूसरा नाम है। कला का सात्विक या आंगिक रूप में विश्लेषण करने से वह प्राणशून्य हो जाती है। संवेदना को क्रोचे ने चेतना से अलग माना है, बल्कि
इसे चेतना से पूर्व की क्रिया कहा है। चेतना के सक्रिय होने पर ही सहजानुभूति हो सकती है, ये कहा गया है क्रोचे के द्वारा। अब इसके बाद में आगे देखें, जो यहाँ पर अभिन्नता की बात है कि विषय और शैली या कला की अगर बात करें, दोनों में जो भिन्नता माना है, इन्होंने अभिन्नता मानते हैं। तो कला के लिए खैर कई तत्व इन्होंने माना है, खैर वहाँ उतना डिटेल जाने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अगर हम देखें तो ये है कि क्रोचे के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिख लें कि सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला तीनों पर्यायवाची हैं। क्रोचे की जो अभिव्यंजना है, जो उन्होंने अभिव्यंजना दिया, उसके आधार पर अगर देखें तो सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला तीनों पर्यायवाची हैं। क्रोचे के अनुसार कला में विषय और शैली की अभिन्नता रहती है। कला में विषय और शैली की अभिन्नता रहती है। तीसरा पॉइंट लिख लें कि कला का तात्विक या आंगिक विश्लेषण करना, कला का तात्विक या आंगिक विश्लेषण करना कला की हत्या करना है, कला की हत्या करना है। चौथा एक पॉइंट लिख लें, कला सृजन की प्रक्रिया, कला सृजन की प्रक्रिया और कला आस्वादन की प्रक्रिया मूलतः एक ही है। पांचवा पॉइंट लिख लें, सामान्यतः अनुभूति और कलाजन्य अनुभूति, सामान्य अनुभूति और कलाजन्य अनुभूति में मात्रा का अंतर है, मात्रा का अंतर है, ये क्रोचे का मानना है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की विशेषताएं क्या हैं? तो क्रोचे का मानना है कि अभिव्यंजना आत्म प्रक्रिया है, अभिव्यंजना कला एवं अंतः प्रज्ञा आपस में संबंधित है। आप देखेंगे यूजीसी नेट में अभी जो री एग्जाम हुआ है उसमें भी आप देखेंगे ये प्रश्न पूछा गया है कि अभिव्यंजना और अंतः प्रज्ञा में अभेद है, ठीक है, भेद नहीं है, अभेद है, यानी दोनों एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। कला आंतरिक एवं अखंड है, कला आंतरिक है, यह भी पूछा गया है। कला अखंड है, यह भी दिया गया है। तो इस तरीके के पॉइंट दिए गए थे, आपको हो सकता है याद हो, जो हमारे पेड मेंबर्स रहे हैं उनको जो हैंड रिटन वाला नोट्स मिला था उसमें भी ये चीज़ शब्दशः ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि अंतर सिर्फ इतना है, पहले हैंड रिटन था और उसी को अब टाइपिंग में कर दिया गया, कुछ तथ्य और जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं शब्दशः ऐसे ही लिखा है, अगर आपने इसको ध्यान दिया होगा तो जरूर यह प्रश्न सही हुआ होगा आप लोगों का। तो ये अभिव्यंजनावादी की विशेषता है। अब इसके बाद में अंतः प्रज्ञा के चरण कौन कौन से हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो संस्कार या इंप्रेशन, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद की अनुभूति, आनंद की अभिव्यक्ति, यह अंतः प्रज्ञा के चरण है, यह अंतः प्रज्ञा के चरण है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है और क्रम से ही ध्यान रखना है। तो इसे भी हमको ध्यान रखना है। तो एक पॉइंट जो मैंने अभी लिखाया है उसको भी ध्यान रखना है आपको, जो मैंने लिखाया है पहला पॉइंट अभी आपको, कि सहजानुभूति, जो मैंने अभी लिखाया है कि सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला तीनों पर्यायवाची हैं, तीनों पर्यायवाची हैं, ये क्रोचे का मानना है। लेकिन इनकी आलोचना तो कई लोगों ने की है, कई लोगों ने आलोचना की है। अगर आप भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांत गणपति चंद्रगुप्त का पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इनकी आलोचना मिल जाएगी। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, अगर आप डॉक्टर कुसुम का क्रोचे का अभिव्यंजनावाद पढ़ेंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पढ़ेंगे वहाँ मिल जाएगा। निर्मला जैन का पाश्चात्य साहित्य चिंतन है वहाँ पढ़ेंगे वहाँ मिल जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने जो लिखा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद वहाँ भी मिल जाएगा। देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसमें भी मिलेगा।
डॉक्टर राम अवध द्विवेदी ने लिखा साहित्य सिद्धांत, वहाँ भी इस पर विचार आपको मिल जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने काव्य में अभिव्यंजनावाद लिखा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला जो इन्होंने माना, अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्रोचे के हिसाब से एक हास्य व्यंग आप कह सकते हैं कि गाय भैंस कौवा तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। अगर उनको सिद्ध करने कहा जाए तो कह देंगे गाय भैंस तो एक ही हैं, क्योंकि दोनों दूध देते हैं, क्योंकि ये दोनों गाय और भैंस दोनों दूध देते हैं। और फिर आगे कह देंगे अतः ये निश्चय, कौवा छोड़ देंगे और कह देंगे अतः ये निश्चय है कि गाय भैंस और कौवा तीनों एक ही हैं। तो उन्होंने सहजानुभूति और अभिव्यंजना पर जरूर बात किया, लेकिन कला पर बात नहीं किया, कला पर बात नहीं किया। बस कला पर संक्षेप में देते हुए और सहजानुभूति और अभिव्यंजना से जोड़ते हुए सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला को कहा कि तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक ऐसा ही इन्होंने फार्मूला दिया कि सहजानुभूति और व्यंजना और कला ये पर्यायवाची हैं। एक इटालियन विद्वान ने तो क्रोचे की इस फार्मूले की निंदा की है, भर्त्सना किया है कि क्रोचे को कला के समानार्थक शब्द ढूंढने का इतना चाव था कि वो उचित और अनुचित को ही भूल जाते हैं। तो सहजानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। हिंदी में सहजानुभूति का जो प्रयोग है, सहजानुभूति जो है वो सहजानुभूति शब्द का प्रयोग किसने किया है सर्वप्रथम? तो सहजानुभूति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी के द्वारा किया गया है तो वह किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति का विलायती उत्थान बताते हुए जो उन्होंने ये कहा कि यूरोप का यह व्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद यानी वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। शुक्ल जी के इस कथन के बाद अगर आप देखेंगे तो शुक्ल जी के इस कथन के बाद से हिंदी में वक्रोक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद की तुलना की प्रवृत्ति ही चल पड़ी थी। और ये बात बार बार दोहराई गई कि शुक्ल जी ने अभिव्यंजनावाद को ठीक से नहीं समझा। शुक्ल जी ने अन्याय अभिव्यंजनावाद के साथ नहीं किया है, बल्कि वक्रोक्तिवाद के साथ किया, क्योंकि कुंतक का वक्रोक्तिवाद काव्य वस्तु की उपेक्षा नहीं करता है। कुंतक ने अभिव्यंजना के चमत्कार को महत्व अवश्य दिया है, लेकिन उन्होंने अलंकार और अलंकार्य के भेद को स्वीकार किया है और भी कई स्तरों पर दोनों में अंतर है। इसलिए कुंतक के वक्रोक्तिवाद को क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के समरूप मानना उचित नहीं है। शायद शुक्ल जी ने वक्रोक्ति जीवित का ठीक से अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने उक्ति को अधिक महत्व दिए जाने की बात को सामने रखकर अभिव्यंजना से वक्रोक्ति की तुलना कर दी, क्योंकि जो शुक्ल जी का रस मीमांसा अगर आपके पास है या किसी ने अगर पढ़ा है रस मीमांसा, तो रस मीमांसा में शुक्ल जी ने कुंतक की वक्रता की व्यापकता को स्वीकार किया और कहा है कि कुंतक जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वह वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। तो कई चीज़ें वहाँ पर रखी गई। खैर वहाँ पर हम लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। यहाँ पर ये चीज़ें अलग हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद में क्या समानता है? तो दोनों अभिव्यंजना को ही काव्य का प्राण तत्व मानते हैं।
वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद में समानता क्या है? तो दोनों अभिव्यंजना को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। दोनों ने काव्य तत्व में कल्पना का स्थान प्रमुख माना है। दोनों ही मूलतः उक्त की अखंड, अविभाज्य और अद्वितीय को स्वीकारते हैं। अद्वितीय को स्वीकारते हैं। दोनों ही सौंदर्य अभिव्यंजना में श्रेणी विभाजन स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, जब यहाँ पर कल्पना की बात आती है, दोनों ने काव्य तत्व में कल्पना को प्रमुख स्थान दिया है। तो कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत जब आप पढ़े होंगे, जो लेक्चर आपको मिला है कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, तो वहाँ कल्पना को कॉलरिज भी स्वीकार करते हैं। कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना, जैसे आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो कहते हैं कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अंतः क्रियाओं के समान है। कॉलरिज ये कहते हैं कि कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अंतः क्रियाओं के समान है और मन की अंतः क्रिया के ही तहत, चाहे वो वक्रोक्तिवाद हो और चाहे अभिव्यंजनावाद हो, दोनों में स्वीकार किया गया है। तो चाहे क्रोचे हो, चाहे कुंतक हो, चाहे कॉलरिज हो, कल्पना को तीनों ने एक ही स्तर पर स्वीकार किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरीके का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि कॉलरिज ने भी कल्पना को सौंदर्य विधायिनी और सृजनात्मक शक्ति माना है। कॉलरिज ने भी कहा है कि कल्पना शक्ति ही है जो निराकार विचारों और भावों को रूप देती है। वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद में विषमता क्या है? दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों ने ही कला को परम माना है। दोनों ने ही, अगर विषमता की बात करें, तो एक एक विषमता पर ध्यान दीजिए। इन दोनों दृष्टियों से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कला तत्व को ही परम माना गया है। कला तत्व को ही परम माना गया है, लेकिन दोनों की कला संबंधी संकल्पना जो है वो अलग अलग है। क्रोचे की बात, दोनों की अगर बात करें वक्रोक्ति और अभिव्यंजना में, तो क्रोचे कला को अपने आप में संपूर्ण और स्वयं अपना लक्ष्य मानते हैं। उसके सामाजिक संदर्भ और सरोकार को पूरी तरह नकारते हैं। जबकि वक्रोक्तिवाद में कुंतक की अगर बात करें, तो कुंतक के लिए कला साध्य नहीं है, साधन है। वक्रोक्ति में कला साध्य नहीं है, साधन है। क्रोचे कला को बाह्य जगत के प्रयोजन से मुक्त मानते थे, लेकिन कुंतक कला को सप्रयोजन मानते हुए समाज में नैतिकता के उन्नयन को उसका लक्ष्य मानते हैं। तो इस तरीके से कलावादी होते हुए भी कुंतक और क्रोचे की कला दृष्टि अलग अलग है। दूसरा है कला और आनंद के संबंध में दोनों स्वीकारते हैं, लेकिन उनके संबंध का दृष्टिकोण अलग है। क्योंकि क्रोचे के अनुसार आनंद कला का अनिवार्य सहचर है। आनंद जो है कला का अनिवार्य सहचर है, यानी जहाँ कला होती है उसके साथ आनंद अनिवार्य रूप से होता ही है। लेकिन कुंतक कहते हैं आनंद को कला का केवल प्रयोजन मानते हैं। कुंतक यानी वो कहते हैं कि कला के साथ विकल्प के रूप में नहीं आता, कला को उस वक्त तक पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि कुंतक कला को सोद्देश्य मानते थे, जबकि क्रोचे का यह मत था कि उद्देश्य को दृष्टि में रखकर चलने से रचना में सहजता नहीं रह जाती, तो क्रोचे इसे सोद्देश्य नहीं मानते। चौथा पॉइंट है क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना या कला मानसिक स्तर पर पूर्ण हो जाती है, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति आंतरिक एवं अनावश्यक है, जबकि कुंतक का मानना था कि बाह्य जगत में प्रकटीकरण होता है। बाह्य जगत में प्रकटीकरण होता है। क्रोचे ने कला को सहज माना, इसलिए उसे सहजानुभूति कहते हैं, जबकि कुंतक ने कला को आयास साध्य माना।
भाई क्रोचे ने कला को सहज माना, इसीलिए सहज अनुभूति कहते हैं। इसे अगर इसे सोच विचार कर रचा या गढ़ा जाए तो वो तर्क बुद्धि का क्षेत्र होगा, कला का नहीं। जबकि वहीं कुंतक की अगर बात करें तो कुंतक ने कला को आयास साध्य माना था। उक्ति में विदग्धता, विचित्रता और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए रचनाकार को चेष्टा करनी ही पड़ती है। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना कभी असफल नहीं होती, जबकि कुंतक विभिन्न कृतियों के गुणवत्ता में अंतर को मानते हैं। क्योंकि मानस में बिंब निर्माण के साथ ही कला पूर्ण और सफल हो जाती है, इसीलिए क्रोचे श्रेष्ठता के आधार पर कृतियों का वर्गीकरण विभाजन भी नहीं करते हैं। क्रोचे कला में बाहरी अलंकरण उक्ति वैचित्र के खिलाफ थे, जबकि कुंतक इसके पक्षधर थे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, और इसी के आधार पर और इससे पहले जो चीज़ें कराई गई हैं उस पर आधारित हम लोग रात में लाइव कक्षा में प्रश्न करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और अगर कोई जुड़ना चाहता है, आपके मित्र, आपके साथी कोई जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन जारी है। कविता की इकाई से उन्हें बैच मिलेगा, कविता की इकाई से, और जो छूटा है वो तो उनको मिल ही जाएगा। तो बाकी लेक्चर कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करिएगा।